हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीडीपी विद वानी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, अपनी स्टडीज़ अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने जीन पियाजे की थ्योरी को पूरा कंप्लीट किया। 3 क्लासेस में हमने जीन पियाजे की थ्योरी को कंप्लीट किया। ठीक है, आई होप आपको थ्योरी समझ आई होगी। ठीक है, आज हम जो एक न्यू थ्योरी शुरू करने वाले हैं, वो थ्योरी क्या है? सबसे पहले तो वो थ्योरी है लॉरेंस कोलबर्ग की। ठीक है, अब ये थे हमारे ऐसे हैं थे दिखने में हमारे लॉरेंस कोलबर्ग। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनकी थ्योरी में इन्होंने किस चीज़ की बात करी है, तो इस थ्योरी में इन्होंने मोरल डेवलपमेंट की बात करी है। यानी कि इनकी थ्योरी का नाम है कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जो कि पियाजे की जो थ्योरी थी मोरल डेवलपमेंट की, उससे इंस्पायर्ड है। ठीक है, जो हमारे पियाजे हैं उन्होंने भी मोरल डेवलपमेंट में थ्योरी दी, लेकिन वो थ्योरी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए हमने अभी तक वो थ्योरी यहाँ पर डिस्कस नहीं करी है। पर जो ये थ्योरी है कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, ये इंस्पायर्ड है जीन पियाजे की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी से। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे किस चीज़ की बात की? यहाँ पे इन्होंने मोरालिटी की बात की, मोरल्स की बात की। जो हमारे मोरल वैल्यूज होते हैं वो बच्चे के अंदर किस तरीके से डेवलप होते हैं और वो किस तरीके से किस स्टेज पे कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मोरालिटी होता क्या है। ठीक है, जो टर्म ये मोरालिटी यहाँ पे दी गई है, ये मोरालिटी है क्या, इसको देख लेते हैं। refers to the principles, standards, and beliefs about what is right and what wrong that guide human behavior and influence our interaction with others। देखो मोरालिटी क्या होता है? कुछ मोरल वैल्यूज होते हैं सोसाइटी के। ठीक है, कुछ मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं, मोरल बिलीव जिन पर लोग विश्वास करते हैं। ठीक है, कि उनके अकॉर्डिंग ये चीज देखी जाती है, या इन प्रिंसिपल्स पे, इन आइडियाज पे ये बेस्ड है कि क्या गलत है और क्या सही है। जो भी हम कर रहे हैं इन मोरल प्रिंसिपल्स के विरुद्ध जाके तो हम चीजें नहीं कर रहे, इनके अगेंस्ट जाकर हम कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं जो कि एज अ रॉन्ग साबित हो। ठीक है, तो मोरालिटी क्या है? कुछ वो प्रिंसिपल्स, वो आइडियाज, वो स्टैंडर्ड्स या वो बिलीव्स जो कि क्या राइट है और रॉन्ग है, इसको क्या करे, ये बताए कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। ठीक है, जो कि ह्यूमंस को गाइड करता है या उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है जब वो दूसरों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, बात करते हैं। तब ये क्या तरीका है एक बात करने का, अपने से बड़े से अपनी किस तरीके से बात करनी है, क्या मोरल वैल्यूज हैं उस चीज़ के। ठीक है, या हमसे अगर छोटा है तो उसके साथ हमें किस तरीके से बिहेव करना है, किस सिचुएशन में हमें किस सिचुएशन को हमें किस बिहेवियर के साथ टैकल करना है, किस मोरल के साथ टैकल करना है। ये होता है मोरालिटी, यानी कि वो प्रिंसिपल्स, वो स्टैंडर्ड्स, वो बिलीव्स जो कि हमें गाइड करते हैं किसी सिचुएशन में कि हमें जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, ये है मोरालिटी। अब आ जाते हैं हम, जैसे अगर देखा जाए मोरालिटी क्या है, देखो बीइंग ऑनेस्ट होना। ठीक है, ट्रीटिंग अदर विद रिस्पेक्ट, दूसरों के साथ रिस्पेक्ट से ट्रीट आना। ठीक है, उन लोगों की हेल्प करना जो कि नीड है, जिनको की नीड है हेल्प की। ठीक है, सारे उस रूल्स या रेगुलेशंस जो है सोसाइटी के, उसको मानना क्या है हमारा, हम कह सकते हैं मोरालिटी है। ठीक है ना, हम इसको कह सकते हैं कि ये मोरालिटी है। ठीक है, हमेशा सच बोलना हम ये कह सकते हैं। ठीक है, झूठ का साथ ना देना। ठीक है, और अगर मैं एम्पैथी दिखाना। ठीक है, एम्पैथी क्या होता है? एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। आई नो आपको डिफरेंस पता होगा। ठीक है ना, ठीक है, ये एम्पैथी दिखाना। ठीक है, ये है ओवरऑल मोरालिटी का हमारा कि क्या है मोरालिटी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, जो ये कोलबर्ग की थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पियाजे की थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, उस पे बेस्ड है। पियाजे ने मोरल डेवलपमेंट पर वर्क किया बट वो अधूरा रहा, जिसकी वजह से उससे इंस्पायर्ड होकर कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी में
चेंजेस लाए, उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव उस थ्योरी में रखे और एक न्यू थ्योरी बनाकर लाए जिसको कि कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट कहा गया। ठीक है, कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट शोज अ क्लियर कनेक्शन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी। कि देखो जो कोलबर्ग की ये थ्योरी है ना, ये किस पे बेस्ड है, ये कह सकते हैं क्लियर ये शो कर रही है कनेक्शन किसके बीच में, कि बच्चे का कॉग्निटिव, बच्चा कितना मैच्योर है, बच्चा इंटेलेक्चुअली कितना मैच्योर है, ठीक है, बच्चे का ब्रेन कितना मैच्योर है, ठीक है, और उस मैच्योरिटी की वजह से बच्चा किस तरीके से मोरल मैच्योरिटी यानी कि किस तरीके के मोरल्स बच्चे के मैच्योर या डेवलप हो रहे हैं, कि कॉग्निटिव मैच्योरिटी और मोरल मैच्योरिटी के बीच में इन्होंने इस थ्योरी में कनेक्शन बताया है। ठीक है, जैसे हम इससे देख लेते हैं, इन्होंने कहा कि कॉग्निटिव मैच्योरिटी से बच्चे के अंदर मोरल मैच्योरिटी आती है, यानी कि जो मोरल मैच्योरिटी है वो डिपेंड है कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे, यानी कि जो हमारी मोरल मैच्योरिटी है वो किस पे डिपेंड है, मोरल मैच्योरिटी हमारी डिपेंड है कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे। जैसे अगर हम देखें, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल से समझे, मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे काफी सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे, टीनेजर का बच्चा भी देखने को टीनेज का बच्चा भी देखने को मिलेगा, एडल्ट है वो भी देखने को मिलेगा। इन सब का कॉग्निटिव लेवल डिफरेंट है, यानी कि जो कॉग्निटिव मैच्योरिटी है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, इसकी वजह से वहाँ पे मोरल वैल्यू जो एक इंसान की बनती है वो क्या होता है कि वो जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ है उसकी हेल्प करे, ठीक है ना, वहां पे मोरल वैल्यू क्या है भी, उसकी हेल्प करे। अब जो लोग हैं डिफरेंट, जिनका कॉग्निटिव मैच्योरिटी डिफरेंट डिफरेंट है, टीनेज का बच्चा भी है, वहाँ पे एक एडल्ट भी है, एक हम कह सकते हैं एडोलेसेंट भी है, तो उनका जो कॉग्निटिव मैच्योरिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट है और उसके अकॉर्डिंग वो उन मोरल मैच्योरिटी पर वर्क कर रहे हैं। देखो अब जो बड़ा है यानी कि जो एडल्ट है वो क्या करेगा, उसको हॉस्पिटल ले जाएगा, बट जो कह सकते हैं हम जो एडोलेसेंट है वहां पे वो क्या करेगा, वो आसपास के लोगों से हेल्प मांगेगा, ठीक है, वो डायरेक्ट उन्हें हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकता ना, क्योंकि उसका मैच्योरिटी लेवल, कॉग्निटिव मैच्योरिटी लेवल इतना नहीं है, ठीक है, कि वो उन्हें डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचा सके। बट जो एडल्ट है वहाँ पे वो उनको डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं। फिर आगे हमारे एडोलेसेंट पे वो दूसरों से हेल्प कर सकते हैं, एम्बुलेंस को कॉल कर सकता है, ठीक है। जो उससे छोटा बच्चा है वो क्या करेगा, वो या तो वो परेशान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका कॉग्निटिव मैच्योरिटी इतना नहीं है कि वो जो सिचुएशन हो रही है वो उसको टैकल कर पाए। तो ये यही कहना चाह रहा है कि जो कॉग्निटिव मैच्योरिटी है ना, यानी जो मोरल मैच्योरिटी वो डिपेंड है किस पे, कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे, यानी कि बच्चे का जो या इंसान जो भी इंडिविजुअल है उसका कॉग्निटिव मैच्योर जितना होगा वो उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर मोरल वैल्यूज या मोरल मैच्योरिटी आएगी, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, या कॉग्निटिव क्या स्तर है उसका, दिमाग का स्तर कितना है उसका, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड करता है कि बच्चे के अंदर किस तरीके की मोरल वैल्यूज या मोरल मैच्योरिटी डेवलप हो रही है। तो ये कहना चाहता है कि कनेक्टेड है हमारे कॉग्निटिव मैच्योरिटी और मोरल मैच्योरिटी, ठीक है। ये तो था हमारा मोरालिटी का कंसेप्ट, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम मोरल रीजनिंग। बच्चों को बहुत दिक्कत होती है मोरल रीजनिंग समझने में कि मोरल रीजनिंग होता क्या है, बट बहुत इजी है कि मोरल रीजनिंग होता क्या है। देखो मोरल रीजनिंग क्या होता है हमारा, देखो यहाँ से शुरू करते हैं। Moral reasoning is a process of determining what is right, what is wrong in a given situation by analyzing the ethical principle, consequences and values involved. मोरल रीजनिंग क्या होता है हमारा, देखो मोरल रीजनिंग होता है इस चीज के बारे में थॉट प्रोसेस करना कि क्या गलत है, क्या सही है, किन चीजों को ध्यान में रखते हुए, किन रीजंस को ध्यान में रखते हुए कि उसके पीछे के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्या वैल्यूज है उसके पीछे, क्या प्रिंसिपल्स है, यानी कि उस सिचुएशन का क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, या उस सिचुएशन से उस इंसान पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक इंडिविजुअल किसी सिचुएशन को लेकर मोरल रीजनिंग करता है, यानी कि मोरल डिसीजन लेता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते, इट डिपेंड्स अपॉन एज और कॉग्निटिव मैच्योरिटी। जैसे मैंने आपको बताया, जैसा जैसे एक इंडिविजुअल का कॉग्निटिव मैच्योरिटी होगा उसी के अकॉर्डिंग बच्चे के अंदर या इंडिविजुअल के अंदर मोरल मैच्योरिटी आएगी, ठीक है। एट डिफरेंट स्टेट अ पर्सन हैज डिफरेंट थिंकिंग। देखो जैसे मैंने आपको बताया टीनेज की मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने बोला एक एडल्ट है
तो उसका जो मोरल मैच्योरिटी होगा उसके कॉग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग होगा। टीनेजर है तो उसका मैच्योरिटी लेवल या मोरल मैच्योरिटी जो है उसके टीनेज के जो कॉग्निटिव लेवल है उसके अकॉर्डिंग होगा। कोई चाइल्डहुड का बच्चा है या कह सकते हैं हम कोई मिडिल या लेटर चाइल्डहुड का बच्चा है तो उसके कॉग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग ही उसका मोरल मैच्योरिटी होगा। ठीक है, यानी कि हर किसी का पर्सपेक्टिव मोरल मैच्योरिटी को लेके कॉग्निटिव जो मैच्योरिटी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मोरल रीजनिंग क्या होता है? थॉट प्रोसेस करना या एक किसी चीज के लिए डिसीजन लेना किसके ऊपर मतलब बेस्ड करके कि क्या गलत है क्या सही है, या जो मोरल वैल्यूज लोगों ने सेट किए हैं, जो आइडियाज प्रिंसिपल्स या वो जो चीज सेट करी गई है सोसाइटी के थ्रू, क्या वो सिचुएशन उसके अगेंस्ट तो नहीं है। ठीक है, या ये ध्यान में रखते हुए कि वो जो सिचुएशन हैंडल या टैकल कर रहा है उसका रिजल्ट उस पर क्या पड़ेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, प्रिंसिपल्स क्या होंगे, या उस सिचुएशन का या उसके डिसीजन का उसके ऊपर खुद प्रभाव किस तरीके से पड़ेगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक इंडिविजुअल मोरल रीजनिंग करता है। ठीक है, या उसके ऊपर मोरल डिसीजन लेता है। ठीक है, हम इससे समझते हैं। देखो, जो हमारा डिसीजन मेकिंग होता है ना, जो हमारा डिसीजन मेकिंग होता है वही होता है हमारा मोरल रीजनिंग। और मोरल रीजनिंग किस पे डिपेंड होता है? हमारा कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे। जैसे मैंने पीछे बताया कि मोरल रीजनिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, कि आप किसी सिचुएशन को या किस सिचुएशन को किस तरीके से थॉट प्रोसेस करते हैं उसके बारे में, और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या रिजल्ट होंगे, या उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आपने अगर कोई एक्शन लिया है तो उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो चीजें ध्यान में रखते हुए एक इंडिविजुअल मोरल रीजनिंग करता है। और हर किसी का जो मोरल रीजनिंग है वो उसके एज और कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एक चाइल्डहुड का जो डिसीजन मेकिंग होगा किसी सिचुएशन को लेके वो डिफरेंट होगा, एक टीनेजर का डिफरेंट होगा, एक अडल्ट है उसका डिफरेंट होगा। ठीक है ना, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? जो हमारा मोरल रीजनिंग है जिसको हम डिसीजन मेकिंग कह रहे हैं, कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे। तो आई होप आपको जो ये है मोरल रीजनिंग पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट, जिन्हें हमने कहा मोरल डिलेमा। देखो, मोरल डिलेमा क्या होता है? देखो, मान लो आप एक रास्ते पे चल रहे हैं, आगे आपको 4 या 5 रास्ते दिख रहे हैं जो कि एक ही सड़क से होके निकल रहे हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि आप किस रास्ते से जाए और कौन सा रास्ता आपके लिए सही होगा। आपके पास रास्ते बहुत सारे हैं बट आपको एक राइट वे चुनना है। ठीक है ना, तो ये क्या है? आपके लिए एक डिलेमा हो गया। क्या हो गया? डिलेमा हो गया, जो कि आपको अब क्या कर रहा है, जो कि आपके अंदर एक दुविधा पैदा कर रहा है कि आप किस वे को चुने। ठीक है ना, कि आप एथिक्स के वे को चुने। अब इसी जो मैंने एग्जांपल दिया इसको एक हम मोरालिटी से अगर कनेक्ट कर दे, मान लो कोई सिचुएशन है, ठीक है ना, जैसे अगर मैं आपको बताऊं एक बहुत ज्यादा फेमस एक डिलेमा है जो कि इनकी थ्योरी में दिया गया, जिसे हमने कहा हाइंस डिलेमा। इसमें क्या होता है, एक वाइफ होते हैं, एक हस्बैंड होते हैं। जो वाइफ होता है उसकी जो वाइफ होती है उसकी तबीयत, उसे एक डेडली डिजीज हो रही होती है। तो जो हाइंस है यहाँ पे, ठीक है ना, उस जो हाइंस है उसके लिए मेडिसिन लेके आनी होती है, बट वहां पे एक ही केमिस्ट ऐसा है जो वो दवाई बनाता है जो कि हाइंस को चाहिए। ठीक है ना, अब जो ये है, हाइंस के पास इतने पैसे नहीं होते कि जितना जो केमिस्ट मांग रहा है। मान लो केमिस्ट अगर 1000 मांग रहा है तो हाइंस के पास सिर्फ 500 ही है उस दवाई को लेने के लिए। तो जो वहाँ पे केमिस्ट है वो बोल रहा है कि भाई नहीं, मैंने दवाई बनाई है, मैं तो 1000 में ही दूंगा, और लेनी है तो लो, वरना अगर पैसे हैं तो पूरे पैसे देके दवाई ले लो, और नहीं है तो मैं दवाई नहीं दूंगा, मैं तो 1000 में ही दूंगा। तो यहाँ पे अब क्या है, हाइंस जो है यहाँ पे उस पे एक मोरल डिलेमा का उसे फेस करना पड़ रहा है। वो मोरल डिलेमा क्या है कि या तो वो अपनी वाइफ के लिए दवाई को चुरा ले उस केमिस्ट शॉप से, ठीक है, या वो अपनी वाइफ को क्या करे, लेट हिज वाइफ डाई। ठीक है ना, तो ये दो यहाँ पे क्या हो गए, डिलेमा है या दुविधा है किसके पास, हाइंस के पास। बट ये क्या करता है, यहाँ पे ये जाता है शॉप में रात को, दुकान का लॉक तोड़ता है और क्या करता है कि दवाई को चुरा लेता है और अपनी वाइफ को ठीक कर लेता है। तो यहाँ पे क्या था, जो हाइंस है यहाँ पे उसके पास दो डिलेमास यानी कि दो दुविधाएं आई, या तो वो दवाई चुरा ले
या तो वो अपनी वाइफ को मरने दे। तो ये है मोरल डिलेमा कि उसने क्या चुना, या तो उसने एथिक्स चुने या उसने गलत रास्ता चुना, है ना। जैसे कि मैंने आपको एक पीछे एग्जाम्पल दिया एक सड़क का, उसी को आप इस एग्जाम्पल से कनेक्ट करोगे तो आपको मोरल डिलेमा बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो मोरल डिलेमा है क्या, अब यहाँ पे देख लेते हैं। मोरल डिलेमा इज अ सिचुएशन वेयर एन इंडिविजुअल faces a conflict between two or more principal values or duties, making it difficult to decide what is wrong या right course of action। जैसे कि मैंने आपको बताया, डिलेमा क्या है, एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसी दुविधा दो मोरल प्रिंसिपल्स में, वैल्यूज में या ड्यूटीज में। जैसे हाइंस के पास दो डिलेमास या दो दुविधाएं थी, या तो वो अपनी वाइफ को मरने दे या वो दवाई चुरा के अपनी वाइफ को ठीक कर ले। तो यहाँ पे उसके पास दो कॉन्फ्लिक्ट्स थे। उसने क्या किया, उसने गलत रास्ता चुना, उसने वो तोड़ा और अपनी वाइफ को, उसके हिसाब से वो ठीक था क्योंकि केमिस्ट भी उसके साथ गलत कर रहा था कि वो 1000 रुपए में दवाई वो दे रहा था, है ना। बट हाइंस के हिसाब से वो उसने ठीक किया और अपनी वाइफ को बचा लिया। तो यही था मोरल डिलेमा, यानी कि कोई भी दो सिचुएशंस में फंस जाना या 4-5 सिचुएशंस में फंस जाना, यही आपका एक मोरल डिलेमा। और उस टाइम पे आप किस तरीके का डिसीजन या कह सकते हैं मोरल रीजनिंग करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को याद रखकर, उसके रिजल्ट को याद रखकर, यही आपका मोरल रीजनिंग। आई होप कनेक्ट कर कर आप चीजें समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो हाइंस डिलेमा हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, देखो कोलबर्ट, अभी जो हाइंस डिलेमा हुआ ना, इन्होंने क्या किया, देखो हाइंस डिलेमा में क्या था, इसमें फिर कुछ क्वेश्चंस निकल के आए हाइंस डिलेमा से। क्या क्वेश्चन निकल कर आए, देखो, हाइंस शुड नॉट स्टील द ड्रग, फिल्ड इट वुड बी ब्रेकिंग द लॉ, थैंक शुड, एक सेकेंड, आई थिंक यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको हम अभी छोड़ते हैं, नेक्स्ट वाले पे जाते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है ये, हाइंस शुड स्टील द ड्रग एंड एक्सेप्ट एनी रीजन सेंटेंस। देखो उसने क्या किया, स्टील कर लिया, अब वो जाकर क्या करे, स्टील तो उसने कर लिया और अब वो जाकर क्या करे, अपना जो भी उसने मिस्टेक करी है उसको जाके एक्सेप्ट कर ले लॉ के आगे। ये है यहाँ पे एक क्वेश्चन ये निकल कर आया। ये दूसरा क्वेश्चन निकल के आया, हाई शुड स्टील द ड्रग एंड नॉट गो टू द प्रिजन एज दिस इज अनफेयर। जैसे उसने चोरी कर ली, अब यहाँ पे केमिस्ट भी तो उसके साथ गलत ही कर रहा था ना, कि भाई उसको दवाई की बहुत ज्यादा जरूरत थी, केमिस्ट उसे नहीं दे रहा था, उसको 1000 रुपए में उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा था वहां पे केमिस्ट, है ना। तो क्या था, तो यहाँ पे जो क्या है, हाइंस को क्या कर दिया, यहाँ पे गलत साबित नहीं किया, उन्होंने बोला कि हाइंस अपने आप में ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो क्वेश्चन निकल के आए। आई थिंक यहाँ जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पे, सो इसको हम देख लेंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन निकल के आए। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो ये है जो क्वेश्चन है, ये यही कहना चाहता है कि भाई हाइंस को स्टील नहीं करना चाहिए था या उसको लॉ ब्रेक नहीं करना चाहिए था। फर्स्ट क्वेश्चन ये निकल के आता है। दूसरा ये कि भाई अगर उसने चोरी करी है तो उसको लॉ के सामने जाके एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। या तीसरा जो निकल के आया वो था कि यहाँ पे हाइंस ठीक है और केमिस्ट भी तो उसके साथ गलत करा था, इसलिए यहाँ पे कोई भी दिस इज अनफेयर। उसने कहा कि भाई हाइंस को जेल भेजना गलत होगा क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट भी उसके साथ गलत कर रहा था। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट 1 कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी का, जिसमें हमने चीजों को डिस्कस किया, जिसमें हमने मोरालिटी पढ़ा। ठीक है, कुछ देखा कि जो कोलबर्ग की थ्योरी है वो इंस्पायर्ड है पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से, कॉपीड नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल कॉपीड है, उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव भी रखे हैं अपनी न्यू थ्योरी में, जो कि कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें पियाजे के ही कॉपीड नहीं किया उन्होंने, क्योंकि पियाजे का जो वर्क था वो थोड़ा अधूरा रह गया था, तो उनको इससे इंस्पायर्ड होकर कोलबर्ग ने ये जो थ्योरी है ये दी है। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि कॉग्निटिव मैच्योरिटी और मोरल मैच्योरिटी में क्या डिफरेंस रहा या क्या कनेक्शन रहा। ठीक है, मोरल रीजनिंग को हमने अच्छे से समझा, कनेक्ट कर कर चीजों को समझा। ठीक है, फिर आ गए हम एथिक्स से, जिसको हमने मोरल डिलेमा कहा। देखो यहाँ पे एक फिगर से हम देख पा रहे हैं कि कितने सारे रास्ते हैं, या तो वैल्यूज को चुने, राइट को चुने, कॉम्प्लियंस को चुने, मोरल्स को चुने। ठीक है, क्या बेनिफिट्स को देखे, वो अपनी चॉइसेस है उसको देखे। तो यानी कि इतने सारे डिलेमा में इतना ज्यादा दुविधाएं हैं उसकी एक सिचुएशन में कि वो समझ नहीं पा रहा कि वो किस तरफ जाए। ठीक है, फिर हमने मोरल डिलेमा को देखा कि क्या रहा, हमने हाइंस डिलेमा को समझा जो कि बहुत ज्यादा फेमस डिलेमा रहा, उससे निकल के क्या क्वेश्चंस आए वो हमने देखा। तो ये तो थी हमारा पार्ट 1 कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट का। आई होप आपको थ्योरी अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।